इस वीडियो में हम विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है जनवरी 2026 का उसको कवर करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन है दैट इज पॉलिटी सेक्शन। अब देखो पॉलिटी सेक्शन में एक्चुअली डीलिमिटेशन फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम जो पीटी 365 है उसमें भी कवर कर चुके हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखेंगे। पीटी 365 में हमने जनवरी तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो अगर आप उस उधर से कवर कर रहे हो तो आपको ये वाला सेक्शन है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज डीलिमिटेशन। देखो डीलिमिटेशन का मतलब समझो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री है वो दोबारा से सेटअप करनी पड़ेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं डीलिमिटेशन। इसके लिए एक स्पेसिफिक कमीशन होता है। प्लीज रिमेंबर उस कमीशन का जो जजमेंट है, उस कमीशन का जो काम है उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब सीधी सी बात है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो तीन चार चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? इट इज फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड द बाउंड्रीज फॉर ए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें फर्टिलिटी रेट है ज़्यादा, टीएफआर जिसको हम बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स स्पेशली यूपी बिहार, यहाँ जो गंगा प्लेन वाले स्टेट्स हैं इनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। साउथ इंडिया के स्टेट्स का कहना है कि हमने अपना फर्टिलिटी रेट कंट्रोल कर लिया तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ उतना होगा नहीं, बट सीट अलोकेशन होगा वो तो पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से होगा। तो टेक्निकली उनका कहना है कि हमें तो नुकसान होगा इस चीज से, इसीलिए ये पूरा कंट्रोवर्सी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन, तो इसका दो जगह पे रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी। एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फाइनेंशियल अलोकेशन है, वो उसमें भी पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने पॉपुलेशन से रिलेटेड दो पैरामीटर्स हैं वो यूज किए थे। एक पैरामीटर है पॉपुलेशन और दूसरा पैरामीटर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का बेसिक मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ये दो पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज किए हैं। ये वाले का मतलब है जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। इस वाले का मतलब है जिसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा स्टेप्स लिए हैं उसको ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। जहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका कहना है कि ऑलरेडी हमारा रिप्रेजेंटेशन इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कम है। अगर ये रीएडजस्टमेंट होगा इसके बाद में पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा। ये पूरा इशू है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी को आप फाइनेंस कमीशन के अलोकेशन के साथ भी कनेक्ट कर देंगे तो ये काइंड ऑफ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इशू दोनों हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर ध्यान रखना। वन इज रिलेटेड टू दिस थिंग, जस्ट a second. One is Article 82 और Article 170. Article 82 है that is at central level कि हम रीएडजस्टमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और 170 है वो स्टेट लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन वाला प्रोविजन है 106 अमेंडमेंट के थ्रू जो हमने इनेक्ट किया है, वो भी कब लागू होगा? जब सेंसस होगा, उसके बाद में डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद में वो लागू होगा। ठीक है, हाँ, एक ये जो बात है ये ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा और अगर आप डायरेक्टली इस टाइप की स्टेटमेंट एग्जाम में देखेंगे तो यू विल कंसिडर कि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, व्हाई इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो उस टाइम पे हो सकता है आप इसको गलत मार्क करें। प्लीज रिमेंबर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, अदरवाइज फिर आपको भी पता है कि उसका एक पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, ओके। सेकेंड है रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब देखो पूरा मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, दैट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट द करप्शन इंस्टांसेस। अब इसमें एक सेक्शन 17A इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 17A क्या बोल रहा है? पहली बात, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि कोई हायर लेवल के पब्लिक ऑफिशियल है
मतलब सीनियर पब्लिक ऑफिशियल है, सरकारी ऑफिसर है सीनियर लेवल के, उन पे करप्शन की इन्वेस्टिगेशन से पहले अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना जरूरी है। हायर लेवल के जो पब्लिक ऑफिशियल है, सरकारी ऑफिसर है, उन पे करप्शन की इन्वेस्टिगेशन होने से पहले वहां के हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल जरूरी है। इस पूरे इशू को कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के ओपिनियन हैं। एक जज साहब हैं, उन्होंने ओपिनियन दिया है कि हाँ इट इज ओके एज लॉन्ग एज ये हायर अथॉरिटी कोई एक एक काइंड ऑफ न्यूट्रल अथॉरिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे ये लोकपाल हो और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो, तब इट इज ओके। जो काउंटर ओपिनियन है वो है जस्टिस नगरांथा का। उनका कहना है कि इससे क्लास लेजिस्लेशन क्रिएट, इट इज ए क्लास लेजिस्लेशन, मतलब इससे दो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। एक हायर लेवल के पब्लिक ऑफिशियल हैं, इन पे करप्शन का केस लगा है, मतलब एलिगेशन लगा है, तो इन पे अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी पुलिस को, तो पहले इनसे ज्यादा सुपीरियर अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, कोई एक जूनियर कर्मचारी है, उस पे भी करप्शन का केस लगा है, एलिगेशन लगा है, तो इस जूनियर कर्मचारी पे इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी का अप्रूवल नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है पुलिस। तो जस्टिस नगरांथा का कहना है कि इससे तो आप दो पब्लिक ऑफिशियल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, विच इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं, बट यहाँ पे तो आप जबरदस्ती एक एक काइंड ऑफ दो अलग अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है। तो ये दो जजमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक जस्टिस विश्वनाथन है, आई थिंक, हाँ जस्टिस विश्वनाथन, उन्होंने कहा है कि इट इज वैलिड अगर ये अप्रूवल की बात है, ये डिसाइड करे लोकपाल या लोकायुक्त, लोकपाल मतलब सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त यानी स्टेट लेवल पे। जस्टिस नगरांथा का कहना है कि इसकी वजह से अननेसेसरी दो ग्रुपिंग बन रही है, एंड दैट वायलेट द आर्टिकल 14। ठीक है, सो इट इज अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, इट प्रोवाइड ए शील्ड और प्रायर अप्रूवल टू हायर लेवल ऑफिशियल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग, while lower level staff like clerk staff performing the routine tasks are often लेफ्ट एक्सपोज टू इमीडिएट अनहिंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। मतलब जूनियर लेवल के ऑफिसर के ऊपर तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, और सीनियर वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग जब हैं दोनों पब्लिक ऑफिशियल ही, तो उनको अलग अलग क्यों ट्रीट करना, ये उनका ओपिनियन था। तो आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट है वो पता होने चाहिए, सेक्शन 17 ए क्या है वो पता होना चाहिए, पीसीए 1988 क्या है वो पता होना चाहिए। पीसीए तो हालांकि नाम से ही पता चल रहा है कि करप्शन के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू वाटर गवर्नेंस। अब देखो इंदौर में जो वाटर टॉक्सिसिटी का इशू हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उसी के कंटेक्स्ट में है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नया करंट अफेयर्स नहीं है, यस इंसिडेंट है, बट इश्यूज हैं वो फंडामेंटल वही है कि हमारी जो थर्ड टीयर इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज। दो बेसिक एग्जांपल से आप देख सकते हो, और जो ऑलमोस्ट हर थर्ड टीयर इंस्टीट्यूशन का सिचुएशन है। थर्ड टीयर मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ। ना तो वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम अच्छे से संभाल पा रही हैं, और ना ही ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लेट्स से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, इन सबको अच्छे से मैनेज कर पा रही है। कारण क्या है? एक तो कारण यह है कि उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, दे आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, इसीलिए उनका खुद का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है नहीं, और इसीलिए हो क्या रहा है कि वो अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्यों है? क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर कि ये गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और गवर्नमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करके कोई एहसान नहीं कर रही है। सो दैट इज वाई आप देखोगे कि अर्बन गवर्नेंस की हम जहां पे भी बात करें, आप चाहे क्लीन से क्लीन, ये दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, क्लीन से क्लीन सिटी की भी अगर आप बात करोगे, वहां पे भी दीज बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग हाई फाई, बट बेसिक फैसिलिटीज है। फॉर एग्जांपल साफ सुथरा सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें और समझेंगे। ए, जो वाटर है दैट इज स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं फॉर दिस पर्पस। ओके,
हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले तो हेल्थ क्राइसिस था, कहाँ पे ये पूरा इश्यू था, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था, इंदौर में हेल्थ क्राइसिस की वजह से जो कंटामिनेटेड म्युनिसिपल टैप वाटर था। अब उसमें समझेंगे, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल के हिसाब से, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक अटल जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया था, अटल सॉरी अमृत मिशन। हाँ, अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें एक सर्वे भी होता है, सर्वे का नाम क्या है? पेयजल सर्वेक्षण। पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर की हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली फाइंड आउट करता है द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। तो उसके कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना है ना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अभी क्योंकि ये कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। स्पोर्ट्स को हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं? एडमिनिस्टर करने का मतलब है कि उसका गवर्नेंस कैसे मैनेज करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का। तो उसके कंटेक्स्ट में जो स्पोर्ट्स को गवर्न करने वाली बॉडीज है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कमेटी सेटअप की गई थी। कमेटी है दैट वाज सेटअप अंडर अभिनव बिंद्रा जी, जो अगेन एक यहाँ पे, हाँ, इस कमेटी ने एक बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक टॉप 10 स्पोर्टिंग कंट्री बनेंगे, मतलब स्पोर्ट्स के मामले में टॉप 10 में आएंगे। कब तक? बाय 2036। तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है कि हमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, बट वो सारी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब उसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूर ध्यान में रखना। फर्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस इज वन रिकमेंडेशन जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे। और सेकंड है यूनिक एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिटी बना दिया। अब हम उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वो इस आर्टिकल में भी मेंशन है, एग्जांपल है ऑफ जिम्बाब्वे। तो वहां पे क्या है, बेसिकली जिम्बाब्वे की एक स्विमर थी क्रिस्टी कोवनेट्री। वो रिसेंटली आईसीसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। तो टेक्निकली एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको एलिवेट किया गया है एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक मतलब आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे आप समझ रहे हो कि स्पोर्ट्स को गवर्न करने के लिए जो बॉडी है उसका हेड उनको अपॉइंट किया गया है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन थी तो उन्होंने स्पोर्ट्स खेला है, उनको इश्यूज पता है। जब हम स्पोर्ट्स पर्सन को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो टेक्निकली वो गेम को भी समझते हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज को भी समझते हैं। तो ये पूरा एक कमेटी का रिकमेंडेशन था कि हमें इन स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये लोग बेसिक इश्यूज को समझते हैं, तो इससे गवर्नेंस में बेसिकली इम्प्रूवमेंट आएगा। एक बेसिक, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे हमारी कंट्री में मैक्सिमम स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस। आइडियली उसमें कौन होना चाहिए था? स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए थे, बट मेजोरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडीज आर डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिशियंस। और इसी के चलते 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस किया है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में एक नया एक्ट भी अनाउंस किया है। उसमें नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की गई है। तो उसमें सरकार ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू 50th मीटिंग ऑफ प्रगति। अब ये देखो, पहले तो प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताता हूँ, इट्स ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन होना है। अब दो तरीके से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे जाएं और उसको चेक करें कि हाँ भाई क्या स्टेटस है। दूसरा, पीएमओ में अपने ऑफिस से ही विद द हेल्प ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वहां जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका स्टेटस जान लें। ये पूरा जो काम हो रहा है दैट इज थ्रू प्रगति। और इससे हो क्या रहा है कि जो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटीज हैं, दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए यू कैन यूज दिस एज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का बेसिक मतलब क्या है? कि हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट।
अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि हाउ दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि हाउ दे compete विद ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे ये दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। इसी के कंटेक्स्ट में एक और टर्म होता है फिस्कल फेडरलिज्म, कि जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो किस तरीके के हैं। अब जीएसटी काउंसिल है, उसमें सेंटर भी है स्टेट भी है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, है ना। सेंट्रल स्टेट कैसे है, क्योंकि सेंटर की तरफ से जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के हेड हैं, और स्टेट्स के जो रिस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसमें रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। हाँ, तो इससे बेसिकली कहने का मतलब है दिस इज ए मैकेनिज्म टू ट्रैक द प्रोग्रेस और स्टेटस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है सेंसस एज ए सर्विस। देखो ये वाला हम पीटी 365 में भी कवर कर चुके हैं। सेंसस होना है 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद अब सेंसस होना है, ये पहला डिजिटल सेंसस होगा। सेंसस है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंडक्ट करवा सकती, प्लीज रिमेंबर, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करवा सकती है। सेंसस है दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंसस करवाएगा कौन, जो रजिस्ट्रार जनरल है दैट इज अंडर एमएचए, ये उनके अंडर में ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। कास्ट सर्वे है, कास्ट सर्वे वो स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, बट कास्ट सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाएगी। लास्ट बार कास्ट का जो डेटा है, जो अदर देन एससी और एसटी, लास्ट बार कास्ट का डेटा जो पब्लिश किया गया था वो 1931 में पब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद में 1941 में कलेक्ट किया गया बट पब्लिश नहीं किया गया। एससी एसटी डेटा है दैट इज कलेक्टेड, वो हर सेंसस में कलेक्ट हो रहा है। जैसे 1951 में ये कलेक्ट हुआ था एस सी एस टी का ही डेटा, यहाँ पे ओबीसी का भी डेटा कलेक्ट हुआ था बट रिलीज नहीं किया गया, ये वाला डेटा रिलीज किया गया था। इसी में इसी के हिसाब से ओबीसी पॉपुलेशन है दैट इज 52%, और बाद में इसी ओबीसी पॉपुलेशन के बेसिस पे ही जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो दिया गया था, जो बाद में मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन जो दिया था, कितना परसेंट, 27%। अब ये 27% क्यों था ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि एससी और एसटी दोनों को ऑलरेडी रिजर्वेशन था। इनको एससी को 15%, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी था, तो ये ऑलरेडी 22.5% हो रहा था। और एमआर बालाजी केस में, एमआर बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया था कि रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 50% का लिमिट क्यों है इसको भी समझो। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि रिजर्वेशन है दैट इज सम एक्सेप्शन, हर किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, दैट इज एन एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन 50% से ज्यादा लोगों को मिलेगा तो हाउ इट इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी एमआर बालाजी वाली लिमिट को बाद में इंदिरा साहनी केस में भी वापस से रीट्रेट किया गया, 50% का जो सीलिंग है वो लगाया गया। हालांकि एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर मैं मेरे को 50% मैक्सिमम देना अलाउड है तो 22.5% ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, तो बाकी का 27% यहाँ पे दे दिया। अगर मैं जैसे ही 27.5 करता हूँ तो 27.5 और 22.5 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 50% हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट विल ब्रीच द लिमिट, ठीक है। इसी वजह से ये 27% था, इवन दो द पॉपुलेशन इज 52%, ठीक। बाद में इंदिरा साहनी जजमेंट में इसी चीज को वापस से रीट्रेट किया गया। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया था वो 10% अलग है, और इसको जनहित अभियान में, जनहित अभियान केस में बेसिकली कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था, 103 जो अमेंडमेंट है उसको अपहेल्ड कर दिया था जनहित अभियान केस में। उसके पीछे का आर्गुमेंट क्या है, उसके पीछे का आर्गुमेंट ये है कि दिस इज नॉट, जो 50% का लिमिट है दैट इज एप्लीकेबल टू एससी एसटी एंड ओबीसी, ये वाला जो रिजर्वेशन है दैट इज फॉर ऑल, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब सेंसस में, सेंसस एज ए सर्विस की अगर मैं बात करूं तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस डेटा को क्लीन करेंगे, मतलब उसको यूजेबल फॉर्मेट में बना के फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देंगे सो दैट वो अपना पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली बना सके, दैट इज सेंसस एज ए सर्विस।
ओके, नेक्स्ट है रोमियो जूलियट क्लोज इन द पोक्सो एक्ट। देखो एक सिंपल से सेंस में समझाता हूँ। पोक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से कैसे हम प्रोटेक्ट करें, और जो ये सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब दो लोग हैं, लेट्स से एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों के बीच में एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप है और एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कंसेंसुअल का मतलब मर्जी से इनके बीच में रिलेशनशिप है और एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और हो क्या रहा है कि जो बच्ची है, इसके फैमिली ने इस लड़के पे पोक्सो का केस लगवा दिया। मैटर पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट में जाके पता चला कि दिस रिलेशनशिप वाज कंसेंसुअल, मतलब मर्जी से रिलेशनशिप था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आए जहां पे हो क्या रहा है कि जो एक फैमिली है, यूजुअली फीमेल की साइड की जो फैमिली है, यूजुअली वो पोक्सो का केस लगवा देती है जस्ट टू मेक श्योर कि पनिशमेंट स्ट्रिक्ट वे में मिले। और इसी के चलते कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जबकि रिलेशनशिप कंसेंसुअल है। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि क्यों ना हम इस टाइप की रिलेशनशिप के केस में इस प्रोविजन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। मतलब जहां पे कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, दो दो चीजें ध्यान में रखेंगे। रिलेशनशिप इज कंसेंसुअल प्लस द एज डिफरेंस इज नॉट दैट मच, उस केस में हम इस चीज को ना लागू करें। इसी के लिए ये क्लोज की बात की गई है जो नाम है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे एज ए लव कपल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसको कंसिडर किया जाए। The Supreme Court urged the Union government to consider a clause to balance the child protection with a personal liberty in consensual relationship. Okay, इस क्लोज की वजह से होगा क्या? This clause would exempt, please remember this thing, consensual adolescent relationship where the age difference is minimal from the harsh provision of the POCSO. The court noted the misrepresentation of the age leads to law misuse by opposing families. मतलब एक दूसरे की फैमिली पे दूसरे वाले की साइड में उस पे पोक्सो लगवा दिया जाता है इवन दो द रिलेशनशिप इज कंसेंसुअल। तो कोर्ट ने उसके कंटेक्स्ट में कहा। अब आपको यहाँ के कंटेक्स्ट में दोनों साइड की जो चीजें हैं वो पता है कि क्या इश्यू था और उसको डील करने के लिए कोर्ट ने क्या कहा है। नेक्स्ट रिलेटेड टू लैंड स्टैक। देखो लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए एक लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम का एक पार्ट है लैंड स्टैक। जहां पे भी स्टैक आए इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। जैसे इंडिया स्टैक है तो इंडिया स्टैक में क्या क्या है? आधार है, उसमें यूपीआई है, डिजी लॉकर है, ये इंडिया स्टैक है। तो उसी तरीके से लैंड स्टैक है, रिसेंटली ये लॉन्च किया गया एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू लैंड रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ पे लैंड है, लैंड टाइटल सिस्टम। टाइटल सिस्टम का मतलब मालिकाना हक का जो सिस्टम है वो अभी प्रिजम्पटिव है। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पेपर है तो गवर्नमेंट मान लेगी कि आप ओनर हो। कल को अगर उस पेपर में कोई गड़बड़ मिली तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप एक्चुअल में ओनर हो। गवर्नमेंट फिर ये नहीं मानेगी कि आपका पेपर सही है या नहीं। थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास में एक कॉलेज का डिग्री है कि आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, आपने वो पेपर दिखाया, सरकार ने मान लिया कि आप ग्रेजुएट हो। कल को पता चला कि वो यूनिवर्सिटी फेक है। अब आपके पास डिग्री तो है, अभी तक तो आप खुश थे कि आप ग्रेजुएट हो, बट कल को जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी फेक है, फिर गवर्नमेंट आपको बचाने नहीं आएगी। आइडियली होना क्या चाहिए था कि आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए था कि अगर वो फेक थी तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उसको डिग्री देने क्यों दिया। अगर गवर्नमेंट बचाने आएगी उस टाइप के लैंड टाइटलिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कंक्लूसिव। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? आपके पास डिग्री है, गवर्नमेंट मान रही है कि वो यूनिवर्सिटी जेन्युइन है। कंक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि अगर कल को उस यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठेगा तो गवर्नमेंट विल कम इन योर साइड टू मेक श्योर कि आपका वो टाइम बर्बाद ना जाए। ठीक है, दैट इज प्रिजम्पटिव एंड कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम।
नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है सीएसआर का। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कंपनीज हैं उनका सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमारी कंट्री में इसको लीगल प्रोविजन के थ्रू एनफोर्स किया जाता है। ये लीगल प्रोविजन है, दे आर मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। अब कोई एनआरआई है, मान लेते हैं इंडिया में कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, काम करवाना इन द सेंस लेट्स से कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करवाना चाह रहे हैं, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ करवाना चाह रहे हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सरकार के साथ बात कर सकते हैं। सरकार के साथ बात करके वो इंडिया में इन प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के लिए ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, WCD, उसका एक इनिशिएटिव है, नाम है पंखुड़ी इनिशिएटिव। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू CSR एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करवाने में हेल्प करवाएंगे। तो कोई भी NRI है या कोई NGO है, वो अगर सरकार की मदद करना चाहे इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ और चाइल्ड वेलफेयर, तो इस पोर्टल के थ्रू दे कैन कनेक्ट टू द गवर्नमेंट और ऐसे प्रोजेक्ट में सरकार की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ECI नेट। अब ये इलेक्शन कमीशन का एक प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 324 के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अनूप बर्णवाल केस के बाद में मॉडिफाई किया गया था। ठीक है। एक और चीज इलेक्शन कमीशन रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ SIR। SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है दैट इज बीइंग डन एज ए पार्ट ऑफ सेक्शन 21 ऑफ RPA। RPA क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। हाँ, तो अब ये ECI नेट क्या है? ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है फॉर एंटायर इलेक्शन प्रोसेस की हम कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, वोटिंग जब होगा उस टाइम पे वोटर टर्नआउट, वो सब चीज़ों के बारे में डिटेल कैसे देंगे, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। सो पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जनवरी 2026 के। Thank you, and that's all for today.